नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा में हम आधे ऐतिहासिक काल तक की यात्रा कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया। इसके बाद आज हम आधैतिहासिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 3 महानतम सभ्यताओं में से एक थी, जो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व चल रही थी। इनमें पहली सभ्यता मेसोपोटामिया, जो ईरान की सभ्यता थी, और दूसरी सभ्यता चीनी सभ्यता, और तीसरी सभ्यता जो कि हमारे भारत की हड़प्पा सभ्यता थी। इसका समयकाल 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में आज हम इसके प्रमुख हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम इसके मुख्य व्यवसाय के बारे में देखेंगे, इस समय के धार्मिक विश्वास, लिपि एवं भाषाएं, स्थापत्य कला, प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है, आप पेन से कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले अब तक हम जो कुछ भी यहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय इतिहास की यात्रा में हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें हमने पुरापाषाण काल का अध्ययन किया, जो कि 8000 ईसा वर्ष पूर्व का समय था। मध्यपाषाण काल के बारे में जाना, जो कि 8000 से 4000 वर्ष पूर्व का समय था। नवपाषाण काल के बारे में जाना, जो कि 4000 ईसा वर्ष पूर्व से 2500 ईसा वर्ष पूर्व तक का समय था। अब हम भारतीय इतिहास की जो दूसरा हिस्सा है, प्रागैतिहासिक काल के बाद पढ़ा जाता है आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आज पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल एक बार फिर जान लेते हैं। यह 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1500 ईसा वर्ष पूर्व तक का समय था, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो टीला था, उसकी खोज चार्ल्स मैनसन द्वारा की गई थी। प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो चार्ल्स मैनसन द्वारा इनकी खोज की गई थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहे जाने का प्रमुख कारण है साक्ष्य के रूप में यहाँ पर कांस्य की बहुत ही मात्रा में जो पात्र मिले हैं वो पाए गए हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य का निर्माण टिन एवं जस्ते को मिलाकर किया जाता था। टिन एवं जस्ते के निर्माण से ये लोग कांसा बनाना सीख चुके थे तथा इसका बहुत ही मात्रा में प्रयोग करते थे। इस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी तब प्राप्त हुई जब जॉन ब्रैंटन एवं विलियम ब्रैंटन द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा था। सड़क के निर्माण के समय इनके लिए कुछ स्थल मिले। खोज करने पर यह पाया गया कि यह स्थल 5000 साल पुराने हैं, जो कि यहाँ पर एक प्राचीन काल में शहर हुआ करता था। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो यह त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी की आकृति त्रिभुजाकार थी। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर एवं चौड़ाई 1400 किलोमीटर थी। इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता को मैप के माध्यम से समझें तो इसका उत्तरी सिरा जो कहलाता है वो मांडा कहलाता है। मांडा क्षेत्र था जो इसका उत्तरी सिरा था। इसका दक्षिणी सिरा दैमाबार, पूर्वी सिरा आलमगीरपुर, पश्चिमी सिरा सुतकांगेडोर था। इसकी जो लंबाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यह लंबाई थी 1400 किलोमीटर और चौड़ाई थी यह 1600 किलोमीटर थी। चलिए हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ के व्यवसाय के बारे में लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कि मुख्य व्यवसाय था इनका, वह था पशुपालन और व्यापार। इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार एवं पशुपालन।
इस सभ्यता के लोग जो कि महत्वपूर्ण रूप से गेहूं और जौ की फसल उगाते थे। जौ की फसल को जौ को यव भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त ये लोग जो भी गेहूं और जौ तो मुख्य फसल थी, इसके अलावा यह मटर, सरसों, राई, कपास आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। यहाँ के लोग गाय, बैल, गधा, कुत्ता एवं हिरण भी पालते थे। इनका पसंदीदा जानवर कुत्ता था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जहाँ भी इनकी कब्रें थी पास में कुत्ता पाया गया, या जो दबे हुए स्थल थे वहाँ पर साथ में कुत्ता पाया गया पालतू पशु के रूप में। तो ऐसा माना जाता है कि इनका पसंदीदा जो जानवर था वह कुत्ता था। लेकिन इनका पवित्र जानवर कुबड़ वाला बैल था। चित्रों एवं इनकी जो सीलें प्राप्त हुई हैं उनमें कुबड़ वाले बैल का चित्र पाया जाता है। इस प्रकार जो इनका और पूजा के स्थानों पर इसके प्रमाण मिले हैं, इसलिए इनका पवित्र जानवर कुबड़ वाला बैल माना जाता है। ये लोग घोड़े को अपवित्र मानते थे। साक्ष्य जो भी मिले हैं इसमें घोड़े के बहुत कम प्रमाण मिले हैं, या ये दूर ही रखते थे। तो इस कारण से इसे घोड़े को अपवित्र माना जाता है। इस सभ्यता के जो भी लोग थे, इस सभ्यता में व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी। जो भी व्यापारी वर्ग था वह सबसे उच्च कोटि का वर्ग था और इनके अच्छे मतलब ऊंचे स्थान पर घर हुआ करते थे, काफ़ी बड़े होते थे। ठीक है। इस समय 4 वर्ग थे। पहला वर्ग था विद्वान, दूसरा था योद्धा, तीसरा था व्यापारी और मजदूर। आज भी सेम है, लेकिन उस समय के जो भी वर्ग थे, जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर जानकारी मिलती है कि यहाँ पर विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और श्रमिक वर्ग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वास के बारे में समझ लेते हैं। ये लोग ईश्वर की आराधना 3 रूपों में करते थे। पहले प्रकृति के रूप में भूगर्भ देवी, ये भूमि का पूजन करते थे और एक भूगर्भ देवी की पूजा किया करते थे। जानवर के रूप में ये कुबड़ वाले बैल को पूजते थे या उसकी आराधना करते थे, पूजा करते थे। मूर्ति पूजा में यहाँ के स्थान से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, अतः ये लोग मूर्ति पूजा के रूप में पशुपतिनाथ को पूजते थे। स्वास्ति के चिन्ह का आविष्कार हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया। यहाँ से ही स्वास्ति का चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पावादी अनुष्ठान पर विश्वास रखते थे। ये लोग अनुष्ठान भी करते थे क्योंकि कुछ स्थानों पर हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। जो हवन वगैरह हुआ करते थे, ये छोटे रूप में यज्ञ भी किया करते होंगे। तो यहाँ से यह जानकारी मिलती है इन साक्ष्यों से कि ये लोग अनुष्ठान वगैरह करते थे। यहाँ के लोग जादू टोना एवं भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। इसका प्रमाण इससे मिलता है क्योंकि कुछ स्थानों पर ताबीज प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान ताबीज प्राप्त होने से इससे पता लगाया जा सकता है ये लोग जादू टोना भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते थे। यहाँ की स्त्रियाँ सौंदर्य प्रेमी थीं। सौंदर्य प्रेमी होने का इसका प्रमाण मिलता है कि कुछ स्थान ऐसे रहे हैं, जैसे कि एक चनूदड़ नाम का स्थान था। उस स्थान से लिपस्टिक एवं पाउडर के जो साक्ष्य मिले हैं, इससे यह पता लगाया जाता है कि ये लोग लिपस्टिक एवं पाउडर का भी इस्तेमाल करते थे सौंदर्यकरण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एवं भाषा के बारे में जानकारी जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा बूस्टो-फैदर लिपि थी, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। यह लिपि किसी के द्वारा अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसलिए इस प्रकार की जानकारी हमें कम ही मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस समय की जो भाषा है उसे पढ़ा नहीं जा चुका है। बूस्टो-फैदर लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। इसके लिखने का तरीका दाएं से बाएं लिखा जा सकता था। यह लिपि इस प्रकार लिखी जाती है कि यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह दाएं से बाईं ओर लिखी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन, द्रविड़ 4 प्रकार की प्रजातियां पाई गई हैं।
ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन और द्राविड़। इनमें सर्वाधिक संख्या द्रविड़ों की मिली है। राखालदास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को द्रविड़ मानते थे। इस सभ्यता का समय निर्धारण करने की सहायता प्राप्त कंकालों से हुई है। जो कार्बन डेटिंग की गई है, कार्बन डेटिंग तकनीक से पता लगाया गया है कि जिस समय के जो कंकाल थे उसमें जो कार्बन 14 की मात्रा पाई गई, उसकी गणितीय व्याख्या करके यह पता लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वह 2350 ईसा वर्ष पूर्व का समय था। इतिहासकारों के अनुसार जो भी तर्क दिए गए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के तर्क थे, उनको भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मार्टिन व्हीलर का क्या तर्क था या जॉन मार्शल का क्या तर्क था। तो मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आक्रमण के कारण नष्ट हुई। इनका मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ और यह सभ्यता नष्ट हो गई। जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण नष्ट हुई। आर एल स्टाइन का मानना है कि जलवायु और मौसम परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। जलवायु में मौसम परिवर्तन हुआ, क्षेत्र दबे और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार का मानना आर एल स्टाइन का है। जॉन मार्शल मानते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण नष्ट हुई। मार्टिन व्हीलर का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आक्रमण के कारण नष्ट हुई। आर्य यहाँ पर आए, उन्होंने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे को अपवित्र मानते थे। यह कारण भी एक हो सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे को अपवित्र मानते थे और लोहे के प्रयोग से वो अच्छे हथियार नहीं बना पाए, आक्रमण हुआ और उनके जो हथियार थे वह कांस्य से बने होते थे, जिस कारण वह उनसे लड़ाई नहीं लड़ पाए होंगे या नष्ट हो सकती, यह भी कारण हो सकता है। लेकिन इन्हें तांबे और जस्ते को मिलाकर कांसा बनाने की कला आती थी। यह लोहे का निर्माण करना नहीं जानते थे एवं तांबे और जस्ते को मिलाकर कांसा बनाने की इनकी जो कला थी वो यह सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वास्तिक का चिन्ह है वह सूर्य की उपासना का प्रतीक माना जाता है। यानी जो स्वास्तिक का चिन्ह है सूर्य की उपासना को प्रदर्शित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मोहनजोदड़ो स्थल है, ये कुछ फैक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल है, इससे सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, अतः यहाँ पर ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त भूगर्भ देवी की समानता मिस्र की आइसिस देवी से की गई है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूगर्भ देवी की समानता किससे की गई है, तो आइसिस की भूगर्भ देवी की जो समानता मिस्र की आइसिस देवी से की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन थी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके समकालीन दो सभ्यताएं और चल रही थी, एक चीन में चीनी सभ्यता और दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और यह भी प्रश्न आता है कि सिंध का बाग किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है इसको मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में समझ लेते हैं कि व्यापार किस प्रकार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था जल एवं थल दोनों माध्यमों से देश एवं विदेशों में व्यापार करते थे। देश विदेशों में व्यापार करते थे। ये लोग तांबे का आयात राजस्थान की खेतड़ी की खदान से किया करते थे। जो भी यहाँ पर तांबा आता था वह राजस्थान की जो खेतड़ी की खदान थी वहाँ से ये लोग ये तांबे को प्राप्त करते थे। यहाँ के लोग व्यापार में मोहरों का इस्तेमाल करते थे तथा मोहरें आयताकार या वृत्ताकार होती थी। कुछ गोल मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, कुछ वृत्ताकार मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरों का इस्तेमाल करते थे। तो ये अधिकांश जो मोहरें हैं सैलखेड़ी की बनी होती है। सैलखेड़ी क्या कहलाता है, पकी हुई मिट्टी। अधिकांश जो मोहरें हैं वो पकी मिट्टी की बनी होती थीं।
यहाँ के लोग वस्तु विनिमय या वाटर सिस्टम कहते हैं, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाते थे, यानी एक वस्तु के बदले अन्य वस्तुओं को खरीदना इनका कार्य होता था। जिस प्रकार हम चित्र में देखते हैं, ये मार्केट लगे हुए हैं इनके। यहाँ की मुद्राएं 16 के अनुपात में होती थीं। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं हैं वो कितने के अनुपात में होती थी, तो यह 16 के अनुपात में होती थी। स्थापत्य की कला के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ की जो स्थापत्य कला थी वह किस प्रकार थी। हड़प्पा वासियों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। इनकी जल निकासी प्रणाली थी वह दुनिया की अन्य सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। साथ ही इन सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाता था। देखने में पता लगता है कि यह सभ्यता कितनी विकसित थी। एक तो पक्की ईंटों के मकान, जो कि आज भी भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलते हैं। इनकी जल निकासी, आजकल जल निकासी की सुविधा भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन आज से 5000 वर्ष पहले यहाँ पर जल निकासी की विशेष सुविधा थी, जो कि दुनिया की अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हम ग्रामीण क्षेत्रों या अपने कई शहरों में देखते हैं कि जो सड़कें होती हैं वह आड़ी टेढ़ी होती हैं, और इस समय की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी जब भी इसका जो मैप तैयार किया गया होगा जो शहर बनाने का, तो वो पहले ही उन्होंने उसको सुव्यवस्थित कर लिया होगा कि इस प्रकार का हमें शहर बसाना है। इन सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता था। आज भी यह योजनाएं चल रही हैं, और इस प्रकार की योजनाएं सुव्यवस्थित रूप से नहीं प्राप्त की गई हैं, वह उस समय पर वृक्षारोपण किया जाता था। इससे हमें पता लगता है कि यह कितने सुव्यवस्थित थे। यहाँ के लोग काले एवं लाल मृद भांड या मटके का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से कांसे की बनी नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी तुलना वर्तमान की नटराज की मूर्ति से मिलती जुलती है। आइए हम कुछ स्थान और उनसे प्राप्त वस्तुएं भी उनको भी जान लेते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार उनसे पूछा जाता है कि किस स्थान से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से देखते हैं। मोहनजोदड़ो में हमें विशाल स्नानागार, यानी आज का जो स्नान करने के लिए वो होता है बाथ, तालाब, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्विमिंग पूल कहें इसको। मुद्रा की अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, मुद्रा अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, मुद्रा अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में देख लेते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष बहुत ही महत्वपूर्ण। कालीबंगा यानी काली मिट्टी से भी समझ लेते हैं कि काली मिट्टी खेतों में पाई जाती है। कालीबंगा याद रखने के लिए, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ बनते हैं? मिट्टी में ही बनते हैं, तो इससे अपन इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जैसे भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना, लास्ट हमारा यही है कि हम एग्जाम में कैसे उत्तर दे पाएँ। तो जिस प्रकार भी आपको याद रहता है वैसे याद करने का प्रयास कीजिए, लेकिन हाँ याद होना चाहिए। चनुदड़ो में हम पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि श्रृंगार सामग्री के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी से तांबे का रथ। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो क्षेत्र था, यहाँ से कब्रिस्तान R37 की खोज कहाँ से हुई है? वो हड़प्पा से हुई है। भूगर्भ देवी का चित्र, गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ से मिले हमें? हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान R37, भूगर्भ देवी का चित्र, गेहूं और जौ के अवशेष। लोथल क्षेत्र से बंदरगाह के जो होने के प्रमाण मिले हैं। चावल के अवशेष मिले हैं। आटा पीसने की चक्की, अन्नागार,
घोड़े और लघु मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। छोटी छोटी जो घोड़े की मूर्तियाँ हैं वह यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथन से। एक बार और समझ लेते हैं लोथन से। लोथन जो कि बंदरगाह रहा है, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। यहीं से चावल भी मिला है और चावल के अवशेष मिले हैं। आटा पीसने की चक्की मिली है, अन्नागार मिला है, घोड़े के लघु लघु चित्र मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, चित्र नहीं मूर्तियाँ। आइए कुछ महत्वपूर्ण स्थल और खोजकर्ताओं के बारे में भी जानकारी देखते हैं। प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 6 महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में बार बार प्रश्न आते हैं और आगे आने की भी संभावना है। हड़प्पा जो क्षेत्र खोजा गया है वह रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर एवं दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। स्थिति इसकी देख लें तो यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य, पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है वह उसके मोटा गोमरी ज़िला में इसकी खोज हुई है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। चनूदड़ो, यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज एम.जी. मजूमदार द्वारा 1931 में की गई। यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। लोथन, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1957 में रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कालीबंगा, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज भी 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। रंगनाथ राव के द्वारा 2 क्षेत्र खोजे गए, लोथन और कालीबंगा। यह गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में ही है। ये दोनों, कालीबंगा है और जो कि घग्गर नदी पर है, और लोथन है जो भोगवा नदी पर है। सबसे आखिरी हिरास, यह रंगोई नदी पर स्थित है। इसकी खोज R.K. विष्ट द्वारा 1983 में की गई। यह हरियाणा के हिरास जिले में स्थित है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा, इसकी खोज 1921 में राय बहादुर तथा दयाराम साहनी द्वारा की गई। यह पाकिस्तान के पंजाब के मोटा डोगरी जिले में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोज की गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। चनूदड़ो, 1931 में इसकी खोज की गई, जो कि एम.जी. मजूमदार द्वारा की गई। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। लोथन, जो कि भोगवा नदी पर स्थित है, 1957 में रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई, यह कि गुजरात अहमदाबाद में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव द्वारा की गई, कब? 1957 में ही, और यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। लास्ट है हिरास, यह रंगून नदी के किनारे स्थित है। 1983 में इसकी R.K. विष्ट द्वारा खोज की गई। यह हरियाणा के हिरास जिले में स्थित है। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। अपने अध्ययन को अच्छे तरीके से करने के लिए जो भी जानकारी आपको दी जाती है उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, और आपको इसके बाद एक के बाद एक लेक्चर आएंगे, जो कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको रोज़ कम से कम 1 या 2 लेक्चर दे पाऊँ, ताकि हम 1 महीने में पूरी हिस्ट्री कवर कर सकें। और फिर देखते हैं इसके बाद जो सामान्य ज्ञान के बाकी विषय हैं उनके बारे में भी तैयारी करते हैं और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।